होम टाउन है, जो नेटिव प्लेस है, वहाँ के लोगों को अगर पूरा जीवन अगर नहीं दे सके, तो कुछ समय तो देना चाहिए एटलीस्ट, है ना? वो एक तरह से कर्ज बोलते हैं ना, एक मातृभूमि का कर्ज होता है थोड़ा-सा। जो ग्रास लेवल पे लोग हैं ना, तो हेल्थ केयर सबसे लास्ट में आता है। हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग और मेडिसिन की डिग्री के बाद स्टूडेंट्स यूजुअली बड़े शहरों में जाकर काम करना चाहते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने विलेज या अपने टाउन में वापस जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का सपना देखते हैं। आज हम एक ऐसे ही स्टूडेंट से मिलेंगे। डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव नॉट ओनली रन्स successful healthcare centers in a small town in Bihar called Betia. He is multifaceted. He is also working on a platform of telemedicine for online support nationwide. So let's welcome Dr. Chandan Srivastav. Hello, Dr. Chandan. हेलो मैम, How are you? आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम। थैंक यू। आई वांट कि आप स्टूडेंट्स को बताओ कि ग्रास रूट लेवल पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये डिसीजन लेने में आपको मोटिवेशन कैसे मिली? मैम एक्चुअली है कि मेडिकल फील्ड में आने का ये जो डिसीजन था वो बहुत पहले का था। मैं अभी क्लास 2 में था तो न्यूज़पेपर में एक ऐड आया करता था। उस समय एक कोचिंग हुआ करती थी जो मेडिकल के लिए और आईआईटी के लिए और मे बी अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी कॉरस्पॉन्डेंस मटेरियल प्रोवाइड करते थे। और उस ऐड ने मतलब मुझे पकड़ लिया, है ना? वो उस ऐड ने डायरेक्ट मेरे दिल में जगह बना लिया, आप कह सकते। ऐड में था कि वन डे आई विल हैव दोज वंडरफुल लेटर्स बिफोर माय नेम, उसके बाद डीआर लिखा हुआ था। तो वो ना वो बात मुझे लग गई और तब से मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। मैं अभी क्लास 2 में था, अब कुछ पता भी नहीं कि क्या होता है मेडिकल, कैसे बनते हैं, कैसे डॉक्टर बनते हैं। तो मैंने क्या किया, लेकिन मैं थोड़ा एक्टिव था, तो मैंने क्या किया कि उसमें उनका एक फॉर्म आता था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म भर के हमें भेजिए, हम आपको मटेरियल्स के बारे में जानकारी भेजेंगे। मैंने वो भर के भेज दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक क्या हो गई, शायद मुझे भरते समय उस समय में कॉलम एक आईआईटी का था और एक कॉलम पीएमटी का था। तो मैंने शायद आईआईटी वाली कॉलम को टिक कर दिया था पीएमटी के बजाय। मैं तो दूसरी क्लास में था, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने आईआईटी के कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स के बारे में जानकारी मेरे घर भेज दी। और अच्छा। सब किसी को पता नहीं कि किस चीज का मटेरियल है। उस समय तो सब कुछ बाय पोस्ट आता था, तो किसी को पता नहीं किस चीज का मटेरियल आया, है ना? और मैंने बताया नहीं कि मैंने भर के भेजा हुआ है, कि मतलब ये करामात मैंने की है। और उसमें कुछ समझ में नहीं आया, पूरा इंग्लिश इंग्लिश लिखा हुआ था और आई वाज नॉट दैट एजुकेटेड। उसमें मैं बगल हाँ। में कोई भैया थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये किसी कोचिंग का है, उन्होंने आपको ऐसे भेज दिया होगा या घर से किसी ने लिख के भेजा होगा। क्योंकि मेरे हम्म। भाई साहब भी जो थे वो चौथी में थे, चौथी पांचवी क्लास में होंगे वो, तो उन्हें लगा शायद उन्होंने भेज दिया होगा, है ना? अच्छा। तो स्टार्टिंग वहां से हुई, उस एड से, अच्छा। है ना? वो एड मतलब दिल में आज भी है। तो होता है, मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। तो चूंकि उस समय से मैं बनना चाहता था डॉक्टर, और डॉक्टर बनने का मेन जो रीजन था कि आसपास के जो लोग हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, अच्छे हम्म। डॉक्टर्स नहीं हैं। कोई भी छोटी दिक्कत हो तो उसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है, या हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो मैं हम्म। सोचा, जब हम और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जब अच्छी जगह चले जाते हो तो लोग अपने होम टाउन को, अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। मोस्टली जो बच्चे मेडिसिन करते हैं वो जी बड़े हॉस्पिटल्स या फिर बड़े टाउन्स जी या फिर माइट बी जी आउट ऑफ इंडिया ऐसा जाना जी पसंद करते हैं और जी निकल भी जी जाते जी हैं। जी जी पर यू वेंट बैक टू योर जी जी। विलेज और तो वही टाउन, है ना? वही रीजन वही था कि मतलब अपने जो होम टाउन है, जो नेटिव प्लेस है, वहाँ के लोगों को अगर पूरा जीवन अगर नहीं दे सके, क्योंकि हम्म। शायद पॉसिबल नहीं हो, अगर मैं आगे हायर स्टडीज के लिए कहीं और जाना चाहूँ या फॉरेन जाना चाहूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं हमेशा रह पाऊँ। कुछ समय तो देना चाहिए। तो एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल कर्ज सही। बोलते हैं ना, एक मातृभूमि का कर्ज होता है थोड़ा सा, तो कुछ तो कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना? बिकॉज अगर बहुत सारे बच्चे इसी तरह से सोचें तो हमारे जो जी अभी हेल्थ केयर अभाव में है, स्पेशली छोटे शहरों में या गांव में, जी तो जी ग्रास रूट जी लेवल पर जी हमें पुश नहीं करना पड़ेगा बच्चों को। कोई ऐसे स्कीम्स नहीं जी बनानी जी पड़ेंगी जी गवर्नमेंट को, बाय फोर्स जाएं बच्चे खुद ब खुद। अगर जी जी थोड़ा सा भी समय या थोड़े से भी साल अपने नेटिव प्लेसेस को, अपने गाँव को दे दें, तो एक तरह से हम बहुत अच्छी डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं।
जी, isn't it? जी, जी। आपने सिटी के बारे में हमें कुछ बताओ, अपने टाउन के बारे में, और क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ बच्चों को, और क्या मतलब बच्चे जब आप छोटे थे, स्कूल्स के बारे में, और आपको किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं यहाँ पर बेटरमेंट लाना चाहता हूँ? मैम छोटा-सा सिटी है बेतिया मेरा जो है यही मेरा जन्म हुआ है और जो मेरा मतलब दादाजी का जो घर है वो यहाँ से करीब-करीब 40-50 किलोमीटर दूर एक गाँव में है। ओके। और मेरे नाना जी का भी घर यहाँ से करीब 12-15 किलोमीटर गाँव में है। वैसे मेरा हुँ, जन्म बेतिया में हुआ है और मैं अपने जन्म से लगभग बेतिया में ही रहा हूँ क्योंकि मेरे जन्म के 2-3 साल बाद से ही मेरे भाई की एडमिशन हो गई थी अच्छा। बेतिया में ही। हाँ, तो हम लोग सब बेतिया में ही रहने लगे थे। हुँ, तो छोटा-सा शहर है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, सड़कें भी अभी भी तक सड़कें अच्छी नहीं हैं। तो हुँ, अभी तो कम से कम स्कूल्स हैं कुछ जैसे आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स अभी मिल जाएँगे। उस समय इक्के-दुक्के अभी जब मैं 5वीं छठी में आ रहा था तो इक्के-दुक्के स्कूल खुल रहे थे। तो हुँ। मेरी पूरी 10th तक पढ़ाई जो है वो हिंदी मीडियम में हुई। हिंदी मीडियम के स्कूल अच्छे थे यहाँ पे, अच्छे स्कूल थे। मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स छोटी सिटीज़ से या टाउन से आते हैं और विलेजेस से आते हैं, उनको एक स्लाइटली लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। मतलब डेफ़िनिटली, है ना? मैं डेफ़िनिटली। ऐसे प्रोफ़ेशनल क्योंकि कॉलेजेस में। लैंग्वेज भी एक बैरियर होता है बिल्कुल। कि कहने का मतलब है कि जैसे मेडिकल कॉलेज में है, तो वहाँ सब कुछ जो है वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही है। तो हाँ, अगर वो हिंदी मीडियम में है तो फिर लैंग्वेज चेंज होने में फिर दिक्कत तो होती है। वहाँ आपको बिल्कुल। और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना? मतलब बाकी बच्चे सिर्फ़ पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, आप लैंग्वेज के लिए भी अलग से फाइट कर रहे हैं। तो ये बेतिया से जो बीएचयू तक का सफ़र था, है ना? जी, क्योंकि आपने फाइनली मेडिकल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जाकर किया। जी, जी। और ये सफ़र कैसे रहा, और आपने अपने 10th 11th 12th और फिर प्रिपरेशन, ये पूरी जर्नी, ये जो स्टोरी है, ये आप स्टूडेंट्स को बताओ ताकि जो छोटे जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको इससे एक मोटिवेशन मिले। मैम शुरू में तो ठीक था मतलब 10 अप टू 10th क्योंकि क्लास में मैं अच्छा था और मेरी रैंक 1 यूजुअली आया करती थी। हुँ, कभी किसी एग्ज़ामिनेशन बट फाइनल एग्ज़ामिनेशन में फाइनल रैंक हमेशा 1 रही है। एटलीस्ट क्लास 3rd या 4th से जहाँ तक मुझे याद है। उसके पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास में थोड़ी कम थी। हुँ, 3rd या 4th से मैं क्लास में फर्स्ट रहा हूँ, मेरा स्थान वही रहा है। उसके बाद से 10th के बाद से मैंने एडमिशन लिया, उस समय सीबीएसई स्कूल्स आ गए थे। अच्छा, तो संजय हाँ, पहले मैं केआर हाई स्कूल में था जो बिहार बोर्ड था। उसके बाद से 10th के बाद मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने सीबीएसई बोर्ड स्कूल में एडमिशन लिया। फाइनेंशियली थोड़े से हम लोग उतने अच्छे नहीं थे, हुँ, हुँ, तो स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, है ना? ये कहना चाहिए मुझे डेफ़िनेटली कि स्कूल हुँ, ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ प्रिंसिपल थे फादर लॉरेंस पास्कल थे। तो उन्होंने डेफ़िनेटली बहुत सपोर्ट किया वरना शायद मेरी स्टडीज़ सीबीएसई बोर्ड में नहीं हो पाती। शायद मुझे फिर बिहार बोर्ड में ही स्टडीज़ करनी पड़ती। मैं दोनों में टॉपर रहा हूँ, क्लास 10th में भी स्कूल टॉपर हूँ और हाँ, क्लास हाँ, 12th में भी स्कूल टॉपर हूँ, दोनों में। दूसरी बात है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मेरा रहता था, एलोक्यूशन हो, ड्रामा हो, है ना? बस खेल-कूद छोड़ के खेल-कूद मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी। हाँ, हाँ। हाँ, तो हाँ, खेल-कूद छोड़ के हाँ, हाँ, मेरी हाँ। थोड़ी बॉडी भी वैसी ही है। तो खेल-कूद छोड़ के हाँ, हाँ। बाकी जितने भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आगे सिंगिंग और खेल-कूद छोड़ के अच्छा। क्योंकि गला मेरा अच्छा नहीं है। तो हाँ, बाकी सब में मैंने प्राइज़ेज़ जीते हैं। स्कूल लेवल पे भी जीता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जीते हैं, कहीं स्टेट लेवल पे भी जीता है, मेडिकल कॉलेज लेवल पे भी जीता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जीता है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी एम्स में पल्स होता है, वहाँ भी मैंने एक्स्ट्रा हाँ, करिकुलर में हाँ। प्राइज़ लिया हुआ है। मतलब आप शुरू से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे और एक टॉप हाँ। स्कोरर भी थे। पीएचयू में भी आपका रैंक अच्छा आया था। हाँ, रैंक अच्छा था, ऑल इंडिया रैंक 14 थी मेरी, है ना? हाँ। 238 मेरे नंबर थे उस समय, है ना? हाँ, अभी हाँ, भी मुझे हाँ। याद है, रोल नंबर मुझे याद है 91595 मेरा फाइनल बीएचयू के फाइनल जो बिल्कुल, एग्ज़ामिनेशन था उसका हाँ, रोल नंबर हाँ। था, है ना? तो हाँ, फिर ये 10th से 11th का ट्रांज़िशन ऐसे हुआ कि प्रिंसिपल ने बहुत मदद की, स्कूल ने मदद की उस समय। पुराने स्कूल ने भी सपोर्ट किया क्योंकि दोनों स्कूल एक-दूसरे से लिंक्ड थे, है ना? दोनों अच्छा। मिशनरी स्कूल थे, एक-दूसरे से लिंक्ड थे तब तो पुराने स्कूल के टीचर्स ने भी और हुँ, जो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, ये लोगों ने भी उस समय जो भी थे, इन लोगों ने भी मतलब मेरा फीडबैक अच्छा दिया स्कूल को। और अच्छा। चूँकि 10th में मैं टॉप भी कर गया था, तो वो भी फीडबैक उनको अच्छा मिला हुँ, 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 और हुँ। स्कूल ने सपोर्ट किया, तो फिर मैं 11th में आया। फिर 11th-12th मैंने वहाँ से किया। तो लेकिन अब ये था ना चूँकि लैंग्वेज तुरंत चेंज हुआ था। हुँ, अगर स्टूडेंट्स को स्कूल का सपोर्ट मिले, टीचर्स का सपोर्ट मिले, जी, जी, प्रिंसिपल का जी, जी, सपोर्ट मिले, तो जी। उसके काफ़ी बच्चे को मोटिवेशन जो मिलती है ना,
उसका बहुत यस। बड़ा रोल होता है। अच्छा मैम, एक पुरानी कहावत है ना कि देयर आर हुँ। नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर बैड टीचर्स। मतलब मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बट मैं इसमें ना बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ओके, है ना? हाँ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जैसे कि मैं 11th में था, हुँ, तो साथ में कुछ मेडिकल के प्रिपरेशंस के लिए कुछ करना था, जैसे हम लोग एचसी वर्मा बनाना चाहते थे। तो उसके हुँ, लिए बाहर हम लोगों ने बेतिया में, और करीब-करीब हर टीचर के यहाँ 2 दिन 3 दिन, बेतिया में जो लोग भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ाते हैं, तो ऑलमोस्ट हर टीचर के यहाँ 2 दिन 3 दिन पढ़ के मैंने छोड़ दिया। आप काउंटर सवाल पूछे तो वो बता नहीं पाएँगे। बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसमें भी एक टीचर थे, उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया मुझे उस समय। तो उन्होंने फिजिक्स इतना अच्छा पढ़ाया, इसलिए मैं बोलता हूँ, उन्होंने फिजिक्स इतना अच्छा पढ़ाया कि फिजिक्स से मेरा कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया था। तो सिंस हुँ, टीचर वाज़ वेरी गुड, उनमें अच्छी बात ये थी कि ज़रूरी नहीं था कि वो सारे सवाल सॉल्व ही कर दें। बट जो सॉल्व नहीं होता वो ईमानदारी से बोलेंगे मैं ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए, ये हुँ, अच्छी हुँ। बात है। तो इस तरह से अगर सपोर्ट मिलता है, तो स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ने में थोड़ा-सा मतलब उनके लिए भी अच्छा होता है डेफ़िनिटली। तो जो छोटे टाउन्स और सिटीज़ हैं और जो विलेजेस हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ ऑफ कोचिंग लिमिटेड होती हैं एंड है ही नहीं, नहीं है। है मैम ही 10th नहीं। के बाद नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं हुँ। है। पर डॉक्टर चंदन ऐसे होता है कि कुछ टीचर्स भी अच्छे मिल जाएँगे और कुछ डेफ़िनिटली। स्टूडेंट्स भी अच्छे मिल जाएँगे। जी, तो जी। ये आई थिंक रिलेटिव होगा कि कई हाँ। जगहों पर हम एक एक मतलब इलाके की, मुझे एक टाउन अपने की सिटी बात में कर बस रही हूँ। एक मिला, इसलिए मैं बता हाँ। रहा हूँ। मेरे स्कूल हाँ, के टीचर्स अच्छे थे, डेफ़िनिटली, माइट भी है जो ना? अच्छे टीचर्स होते हैं वो भी जैसे जी। स्टूडेंट्स मूव कर जाते हैं बड़े इलाकों में या जी, बड़ी जी, सिटीज जी, में, जी, जी, वैसे जी। टीचर्स भी मूव कर रिमूव जाते हैं, करते हैं, है ना? मजबूरी है, तो मतलब इसलिए उनके साथ हाँ, भी, हाँ, उनके साथ भी इस प्रॉब्लम है। इसलिए शायद छोटे इलाकों में हमें हाँ। अच्छे टीचर्स ऐसे अच्छा, लगता है स्कूल कि कम में है। जो टीचर्स थे वो अच्छे थे, ऐसा नहीं कि हाँ, वो हाँ, बुरे थे, हाँ। बट वो स्कूल के लिए अच्छे थे। मतलब वो हुँ। पढ़ाते नहीं थे पीएमटी या आईआईटी के लिए वो पढ़ाते नहीं थे, हाँ, है ना? तो स्टूडेंट्स तो को क्या ट्यूशन्स या फिर एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है? अगर जो स्टूडेंट्स आईआईटी या मेडिकल करना चाहते हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं इन फील्ड्स के लिए, तो क्या उनके पास प्रोविज़न्स होता है कि वो आगे पढ़ पाएँ? क्या उनको वा जाना ही पड़ता है सिटी से बाहर? जैसे आप भी थोड़े टाइम के लिए दिल्ली आए थे, प्रिपरेशन करने के लिए एंट्रेंस की। मैं अपनी, अगर आप मेरे बारे में पूछ रही हो, देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, तो डेफिनेटली जब ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ प्लस टू की जो स्टडीज़ हैं, सिर्फ उससे आपका एग्जामिनेशन तो नहीं निकलने वाला है हाँ, डेफिनेटली। हाँ। को भी पता है, मुझे भी पता है कि सिर्फ प्लस टू फोकस्ड स्टडी से नहीं निकलने वाला है, उसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है, अलग बुक्स बनाने होते हैं उसके लिए। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी कि मैं हुँ, बाहर मूव हुँ। कर पाऊँ, तो मैंने खुद से तैयारी करना शुरू किया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, ये ऑल इंडिया 14 रैंक के साथ मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और बीएचयू एज़ अ मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छा है ना? एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉलेज भी बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। मतलब हुँ, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा। सिटी भी मुझे बनारस बहुत पसंद है पर्सनली। अच्छा। तो सिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना? और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, है ना? डेफ़िनेटली, है ना? उसमें कोई दो राय नहीं है ना? वहाँ से मेडिसिन करने के बाद आपने और भी कोई कोर्सेज़ करे? हाँ मैम, वहाँ से मैंने मेडिसिन किया, फिर उसके बाद से मैंने वहाँ पे वर्क किया एज़ ए मेडिकल ऑफ़िसर जीरैटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मैंने अच्छा। कुछ महीने वहाँ पे काम किया। फिर सिटीज़ में अलग-अलग जो हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ कुछ समय काम किया। उसके हाँ, बाद से हाँ। मैं यूपी गवर्नमेंट में मैं एज़ ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफ़िसर काम किया। उसके बाद से मैंने मेंटल हेल्थ में डिप्लोमा किया, है ना? अच्छा। मेंटल हेल्थ में डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद से एडिक्शन मेडिसिन में एक सर्टिफ़िकेट कोर्स आता है, वो किया। फिर उसके बाद से मुझे साइकोथेरेपीज़ में इंटरेस्ट था। मैं साइकियाट्री में 2 चीज़ें होती हैं, एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ओके। जिसमें साइकोथेरेपीज़ आती हैं, है ना? हाँ। तो साइकोथेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपी से आती हैं, तब मैं उसमें देखा कि मैं इंटरेस्टेड था, उसमें अच्छा। मेरा इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, है ना? उसकी अलग से ट्रेनिंग ली, है ना? बेक इंस्टीट्यूट है यूएसए में। वहाँ से मैंने ओके। ट्रेनिंग ली, फॉर्च्यूनेटली कोविड की वजह से उनके बहुत सारे प्रोग्राम ऑनलाइन हो गए थे। तो वहाँ हुँ। से मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट की, और अभी भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ। अभी मैं एडवांस एडिक्शन के लिए मैं सर्टिफिकेट कोर्स कोर्स कर रहा हूँ, है ना? और फिर इतनी सीडीटी सारी के लिए भी मैं गया डिग्रीज़ था। और इतना सारा एजुकेशन लेकर
आपने फाइनली आकर अपने क्लिनिक्स सेटअप करे बेतिया में, हाँ, है ना? मतलब अभी मैं कर रहा था और तभी मैंने क्लिनिक यहाँ डाल दिया था बेतिया में। हाँ, मेरे हाँ। ख्याल से आप 2 क्लिनिक रन कर रहे हैं उधर। हाँ, 2 क्लिनिक रन कर रहा था, एक जो मेन सिटीज़ में थी और एक जो मेरा घर था उसको एक मैंने छोटा क्लिनिक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मैंने डेवलप ओके। किया हुआ था। तो हाँ। ये जो हम छोटे शहरों में जाकर अगर स्टूडेंट सोचें कि हम अपने होम टाउन में वापस जाकर हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस आते होंगे, राइट? डेफ़िनेटली मैम, तो छोटे इनके शहरों बारे में आप स्टूडेंट्स को बताओ कि अगर गांव में या फिर बिल्कुल ही जो अभी डेवलप्ड इलाके नहीं हैं और स्टूडेंट्स जाकर वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अपने सर्विसेज का, और उनमें ये मोटिवेशन है कि हम कुछ साल तो अपने होम टाउन के लिए या विलेज के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? बिकॉज इतनी लिटरेसी नहीं है वहां पर, इतनी डेवलपमेंट नहीं है, लोगों का माइंडसेट भी एक चैलेंज होगा। आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और स्टूडेंट्स किसके लिए रेडी रहे? मैम देखिए, हर चीज़ का एक अपना अलग चैलेंज है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उसके, हुँ, क्योंकि हुँ, मैंने सब में काम किया हुआ है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, गवर्नमेंट हुँ, सेक्टर में भी काम किया और खुद की क्लिनिक भी मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया है। और अभी टेली कंसल्टेशन भी ले रहा हूँ, तो सबके अलग-अलग चैलेंजेस हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर भी जाएँगे अगर आप ये सोच के जाएँगे कि इसमें अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाता हूँ, वहाँ कुछ चैलेंजेस नहीं हैं, या मैं गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता हूँ, वहाँ कुछ चैलेंजेस नहीं हैं, है ना? तो डेफिनिटली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस हर चैलेंजेस जगह हर हैं। जगह हैं। ग्रास रूट लेवल की अगर बात करें, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस इस वजह से हैं कि लोग अनएजुकेटेड हैं। हुँ, हुँ, लोग पता नहीं है ना? स्पेशली हेल्थ केयर के बारे में, मतलब हेल्थ केयर सबसे लास्ट में आता है आपकी लिस्ट में। जो ओके, ग्रास लेवल पे लोग हैं ना, तो हेल्थ केयर सबसे लास्ट में आता है। अगर उन्होंने दवा अच्छा, में 10 रुपए खर्च कर दिए ना, तो वो बेकार है। उनकी नज़र में वो बर्बाद हो गया पैसा, है ना? हाँ। और अगर आपने वो 10 रुपए किसी भी और चीज़ में खर्च कर दिए, कुछ खरीद लिया पहनने के लिए, कुछ खाने के लिए खरीद लिया, कुछ भी और कर लिया, है ना? सिगरेट ही खरीद ली, है ना? जो जिसका हेल्थ हैज़ार्ड बहुत सारा है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो नुकसान नहीं है। बट इफ यू आर स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑन हेल्थ केयर, वो मतलब बर्बाद है। मतलब हेल्थ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं है, चैलेंज है। ज़ीरो है। फिर दूसरी बात है, मुझे डबल चैलेंज फेस करना पड़ा इसलिए क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ भी देखता हूँ, साइकियाट्रिक हाँ, डिज़ीज़ देखता हूँ। तो साइकियाट्रिक डिज़ीज़ के बारे में तो एकदम नील है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, लोग उसको डिज़ीज़ कंसिडर ही नहीं करते हैं। अगर किसी को साइकियाट्रिक इलनेस हो गई, मान लीजिए साइकोटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है, हुँ, तो उसको हुँ, हुँ, कंसिडर ही नहीं करते हैं। नॉर्मली जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई मेडिकल इलनेस हुई तो लोग उसको देखने जाते हैं, पूछने जाते हैं कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। फूल लेकर जाते हैं, हुँ, कुछ हुँ, हुँ, मिठाइयाँ लेकर जाएँगे, है ना? लेकिन किसी को साइकियाट्रिक इलनेस हो गई तो लोग रिकॉग्निशन ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। साइकियाट्रिक इलनेस लोग समझते नहीं कि ये बीमारी भी है। वो हाँ, आपका मेंटल वीकनेस समझा जाता है ना? कि अच्छा ये दिमागी रूप से कमज़ोर, अभी मैं गया था, अभी एक बच्चे के बारे में मैं बता रहा था, गया था, वहाँ लोग कह रहे थे अरे इसका दिमाग इतना कमज़ोर कैसे हुँ, हो हुँ, गया? तो ऐसा हुँ, नहीं होता, है ना? जैसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, ज़रूरी हुँ, नहीं है ना कि आप हुँ, बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं तो ही आपको डायबिटीज़ होगा, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही है कि डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है, हाइपरटेंशन किसी को भी हो सकता है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, हुँ, इन्फेक्शन किसी को हो सकता है, टाइफाइड किसी को हो सकता है, वैसे ही मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकता है। बट हुँ, ये हुँ, अवेयरनेस नहीं है। तो ये डबल चैलेंज है हुँ। मेरे लिए था। मतलब लिटरेसी इज ब्रीडिंग मोर चैलेंजेस। जी, लोगों को मेडिसिन या मेंटल हेल्थ या हेल्थ अवेयरनेस, बिल्कुल बेसिक नहीं है, हाइजीन, ये सब वो एक भी नहीं है। चैलेंज है। दूसरी बात है कि पॉलिसीज़ भी थोड़ी-सी अच्छी नहीं है। मतलब दवा आपको फ्रीली बिना प्रिस्क्रिप्शन के छोटे शहरों में मिल जाएगी, है ना? ओके, फ्रीली मिल मिसयूज ऑफ जाएगी। ड्रग्स भी एक हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिसयूज़ इशू है। बहुत है ना? लोग अगर किसी दवा का डोज़ 500 एमजी 3 डेज़ है ना? वो भी अगर आपको सच में बीमारी है तो। ओके। नहीं है तो एंटीबायोटिक देना ही नहीं है। तो हुँ, लोग उसको हुँ, अगर नहीं भी है, रिलेटेड सिम्पटम वायरल के ही सिम्पटम आ गए, तो वो एंटीबायोटिक डबल डोज़ में 10 दिन ले लेते हैं। ऐसे-ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास हुँ, बहुत हुँ, फ्रीक्वेंटली। हुँ, अगर मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन अगर 500 एमजी अगर अगर सच में बीमारी है तो मैं 3 दिन के लिए देता हूँ और उसको हाँ। बीमारी नहीं है, उसने 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन 10 दिन के लिए लिया हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स मिलती हैं, उनका भी मिसयूज़ है। मैम ओवर द काउंटर का भी मिसयूज़ है और किसी में यहाँ छोटे शहरों में रेगुलेशंस बहुत परफेक्ट नहीं हैं, तो कोई भी मेडिसिन आपको मिल जाएगी। इनके लिए रूल्स और थोड़े रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट थोड़े होने स्ट्रिक्ट चाहिए, होने डेफ़िनेटली चाहिए। थोड़े स्ट्रिक्ट होने हाँ। चाहिए
क्योंकि आपको नहीं मिले एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका धीरे-धीरे हम लोग को सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना? वो बाद में पता चलेगा नॉर्मल इन्फेक्शन जिससे आदमी पक्का ठीक हो सकता था, उससे हम्म। देखते-देखते मर गया रेजिस्टेंस की हाँ, वजह तो से। अनलाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की भी प्रॉब्लम होगी। डेफिनिटली जिसको झोला छाप हम्म बोलते हैं कौन लैंग्वेज में, तो हम्म। उनके झोला छाप की तो प्रॉब्लम है। यहाँ सब लोग डॉक्टर हैं लिटरली स्पीकिंग एवरीवन इज अ डॉक्टर, है ना? तो आप किसी दवा की दुकान पे गए तो वो बोल देगा अच्छा ये इंजेक्शन ले लो या तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ और और लोग ले भी लेते हैं। हाँ उसके बाद से उसमें जब केस फंस जाता है लोग हाँ हाँ। हाँ, किसी को सीरियस हो जाता है, कोई मर जाता है या किसी को कोई सीरियस हो जाता है, तब डॉक्टर्स के पास भागेंगे, है ना? तो ये चैलेंजेस हैं, है ना? ये आपको फेस करना पड़ेगा हम्म। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाना है, क्योंकि इलिटरेसी है, हेल्थ केयर अवेयरनेस नहीं है। हेल्थ तो मतलब लिस्ट में है ही नहीं। अगर आप अपना बजट डिसाइड करते हो मंथली, तो हेल्थ नहीं है उस बजट में। हाँ, अब ये एक मेजर हाँ, नेशनल इशू है जिसको हाँ, एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट करना को, चाहिए, है है ना? ना? बिकॉज इफ वी डू नॉट टेक केयर वी आर प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही दवा से ठीक होना, सही टाइम में हम्म। ठीक होना, जहाँ दवा की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं देकर ठीक करना। मतलब एक हेल्थ प्रैक्टिशनर को अगर क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट देना है तो जी, उसको ये सब challenges फेस करने पड़ेंगे एंड इट्स टाइम दैट द गवर्नमेंट टेक्स लॉट ऑफ केयर टू यस, अंडरस्टैंड कि अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स एंड वो कर्व किया अनलाइसेंस्ड जाए उनको। मेडिसिन्स। हाँ, आप तो अभी जैसे बड़े शहरों में हैं वहाँ ऐसा नहीं होता होगा। यहाँ छोटे शहर में हैं जो हायर एंड एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम लोग एडमिट करके पेशेंट रखते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पे देते हैं। जैसे पिपरसिलिन टैज़ोबैक्टम एक दवा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपको मतलब नॉर्मल इन्फेक्शंस में उसको वायरल है, लेकिन उसको पिपरसिलिन टैज़ोबैक्टम लगवा दिया और पेशेंट भी खुशी-खुशी लगवा रहा है। वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब ने तो एक कॉमन वाला इंजेक्शन लिख दिया है या कॉमन हाँ, वाली दवा लिख दी है ना? ये तो कोई भी लिख देता है। तो ये चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। लोग आपको बोल सकते हैं कि इनको तो जानकारी ही नहीं है, या ये तो है। क्योंकि इसका इससे चलो इससे आप, हाँ इससे बड़ी अब दवा तो झोला छाप लिख के दे रहा है। बिल्कुल, और बहुत भारी मतलब आप चैलेंज। जैसे स्टूडेंट्स और आप जैसे डॉक्टर्स जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक ग्रास रूट लेवल पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, समटाइम्स इट मस्ट बी कमिंग एज अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस आल्सो एंड यू हैव टू हाँ, ओवरकम दैट एंड थिंक ऑफ द बिगर गुड। हम आए हैं तो हम किसी इन सब चैलेंजेस को मतलब फेस कई करने ही बार वही पड़ेगा। वही आपने पहले उसको समझाया, कई बार वही पेशेंट फिर सब कुछ बिगाड़ के केस बिगाड़ के आता है ना? इट्स अब वेरी सैड। हाँ डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, स्टार्टिंग में मैंने उनको कहा कि हाँ आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अरे बिना दवा लिए वो पहला क्वेश्चन यही होता है, बिना दवा लिए नहीं ठीक हो जाएगा। हम उनको समझाते हैं कि डायबिटिक क्रोनिक डिजीज है, जिस दिन आपके शरीर में पता चलता है उससे कई साल पहले, क्या पता 10 साल पहले वो स्टार्ट हुआ होगा। तो अभी हाँ चूंकि आप उस लिमिट में हो कि आपको दवा लेनी चाहिए, आपका जो रिपोर्ट है, आपका जो शरीर है वो कह रहा है कि मुझे दवा चाहिए, बट वो दवा नहीं लेंगे, वो ताबीज और काढ़ा और जो भी है ना। देखिए मैं किसी भी पद्धति को खराब नहीं बोलता। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो किसी आयुर्वेदा के डॉक्टर से लीजिए, हाँ बिल्कुल। होम्योपैथिक हाँ ट्रीटमेंट लेना है तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से लीजिए, है ना? मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेना है हाँ तो किसी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर से लीजिए। किसी भी सड़क पे घूमते हुए व्यक्ति की सलाह मानकर कोई भी दवा तो मत लीजिए एटलीस्ट। बिल्कुल। ये है यार। मैं तो कहता हूँ आप सब करें, आप ताबीज़ लें, आप व्रत हाँ करें, आप ईश्वर जिस भी ईश्वर को विश्वास करते हैं प्रणाम करें, जिस भी बाबा को विश्वास करते हैं उनके यहाँ जाएँ, उनके प्रवचन सब करें, बट दवा खाएँ। पर चलो इसका पॉजिटिव एक एस्पेक्ट देखते हैं कि जहाँ हमारा बचपन बीता होता है और जी, जी, जहाँ हम पले बड़े हैं, जहाँ के लोगों को हम जानते जी। हैं, तो उस गांव में उस शहर में प्रैक्टिस करना, उसमें एक अलग ही प्राइड, एक अलग ही गौरव का अनुभव होता डेफ़िनेटली होगा। वो है। लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, बताते हैं, है ना? कई बार मैं स्कूल्स में अपने स्कूल में जाता हूँ, है ना? तो वहाँ लोग हम्म। बताते हैं, वहाँ कई बार मुझे इंटरैक्टिव सेशंस लेने के लिए भी कहा गया। तो हम्म। वहाँ टीचर्स बताते हैं कि ये तुम्हारी तरह ही है ना, पढ़ता था, यहाँ बैठता क्लास में बताएँगे कि यहाँ बैठता था, इस हाँ हाँ सेक्शन में था, है ना? हाँ। और फिर कैसे-कैसे पढ़ के क्या तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और अपने शहर में लोग बोलते भी हैं कि हाँ ये मतलब पढ़ के बाहर से आके यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम्म। बहुत सारे लोग उसको पॉज़िटिव भी लेते हैं। डेफिनेटली एक विलेज के लिए, एक छोटे टाउन के लिए ये हेल्थ केयर मिलना
एंड फ्रॉम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो एक बहुत ही अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, उनके लिए एक एडवांटेज है। आई कैन जी, अंडरस्टैंड चैलेंजेस हैं, बट जी, कई शहरों में, कई छोटे प्लेसेस में, कई विलेजेस में हॉस्पिटल्स बड़े वाले नहीं होंगे। तो जब स्टूडेंट्स वापस जाके अपने सिटी के लिए या अपने विलेज के लिए या अपने ट्राइबल एरिया के लिए, जहाँ से भी वो आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कई बार अपना ही क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा, उनको जी, जी। अपना ही हेल्थ केयर सेंटर खोलना पड़ेगा। तो अपना हेल्थ केयर सेंटर खोलने में क्या चैलेंजेस आते हैं? मैम चैलेंजेस है कि आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है। हुँ, चैलेंज ये है कि आपको सब कुछ और स्टार्टिंग फेज़ में कोई भी इस तरह का सेटअप है, हुँ, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है हुँ। ना? इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और शुरू में रिटर्न अच्छे नहीं आते आपको। इस आप कितनी इन्वेस्टमेंट में क्या गवर्नमेंट की कोई हेल्प होती है? क्या कुछ लोन्स भी मिलते हैं? क्या कुछ डू यू मतलब नो ऑफ एनी सच थिंग जिसमें गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सम फाइनेंशियल हेल्प टू डॉक्टर्स के आप अगर इन अपने एरियाज़ में हेल्थ केयर सेंटर्स खोल रहे हैं जहाँ पर ये प्रोविजंस अच्छे नहीं हैं, डू यू गेट सम हेल्प फ्रॉम द नहीं, नहीं गवर्नमेंट? मैम मुझे तो कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सो आई कैन नॉट हुँ, से है ना? जो भी करना था खुद से करना था, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो जो भी करना मैंने जो किया वो खुद से किया। फिर आपको 10 तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं। उसके बाद हुँ, आपको हुँ। कुछ समय तक आपको टिक के रहना होता है। अगर आप कोई एक बिज़नेस भी ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको टिक के रहना पड़ेगा थोड़े दिन। बिकॉज़ आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। आप एक जी, तरह से चाहते हैं कि आप कुछ सोशल सर्विस भी करें और जी, जी। दूसरी जगह से यही आपका लाइवलीहुड भी है। जी, मतलब जी। आपने इसमें से जी, अर्न भी करना है, अपनी जी। फैमिली को सपोर्ट भी जी, करना है। जी। तो जी, ये जी। बैलेंस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपका होम टाउन है, तो हुँ, वहाँ बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। हुँ, हुँ, बट जानने में थोड़ा-सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बेसिक कॉस्ट लगता है ना? हुँ। किसी सर्विस को देने में, तो कभी-कभी लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं कि वो बेसिक कॉस्ट भी पे नहीं करना चाहते हैं, कि मतलब मैं आपको जानता हाँ, मैं हूँ आपका रिश्तेदार हाँ, हूँ। मैं आपका ये भी एक रिश्तेदार हूँ चैलेंज है। या हाँ, हुँ। या फिर मैं आपको दूर से क्योंकि अब देखिए, मैं बेतिया में हूँ, तो मेरा जन्म बेतिया में हुआ, मेरी हाँ, पढ़ाई हाँ। बेतिया में, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, नाते सब बेतिया में है, मेरी शादी बेतिया में हुई, है ना? तो कहने का मतलब है कि आधी सिटी तो मुझे ऐसे ही जानती है ना? हाँ। तो बेसिक कॉस्ट जो है ना? कभी-कभी हुँ, लोग हुँ, इतने इग्नोरेंट हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक हुँ। लार्ज फ्रैक्शन है ना? ये भी एक चैलेंज है। मतलब चूँकि हाँ। आपने कहा स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि क्या चैलेंज आ सकते मतलब हैं। ये भी एक एजुकेशन है कि अगर हाँ, आप कोई हुँ। सर्विस ले रहे हैं, नहीं चाहे बेसिक आपका बेसिक बेसिक बात है। रिश्तेदारी है, अगर जी, जी। एक बेसिक कॉस्ट जो है ऑफ द वो तो हाँ, इक्विपमेंट, वो ऑफ द तो पे करना मेडिसिन्स, वो तो चाहिए। आप दोगे ना? नहीं, हाँ। मैंने मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने मान लीजिए एक किराना दुकान ही खोली, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ हुँ, फर्स्ट, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, तो हुँ। मान लीजिए आप कोलगेट टूथपेस्ट खरीदने गए तो आप उसपे अपना प्रॉफ़िट छोड़ सकते हो ना? कोलगेट की जो हाँ, बेसिक हाँ। प्राइस है, वो न कैसे छोड़ सकते हो? इट इज़ बिल्कुल, नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ हाँ, नॉट पॉसिबल। अगर आप कोलगेट मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, वो हुँ। तो आपको लेना पड़ेगा तभी सस्टेन कर पाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, जब जी, हम स्मॉल टाउन्स या विलेजेस, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पढ़ रहे होते हैं, जी, तो काफ़ी स्कूल्स में मीडियम हिंदी का होता है, हिंदी मीडियम जी, स्कूल्स हैं जी, और अब ये बच्चे जब या फिर और कोई रीजनल लैंग्वेज इन ऑल ओवर इंडिया जो रीजनल स्कूल्स हैं, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड स्कूल्स हैं, तो जब ये बच्चे आगे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन में जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग में जी, जाते हैं, स्पेशली मेडिसिन में अगर मैं बात करूं, जी, तो बिकॉज ऑफ अ चेंज इन मीडियम उनको जी, सडनली डबल मेहनत करनी पड़ रही होती है। जी, उनको पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, वो तो सीखना ही पड़ रहा है, साथ में टर्म समझ नहीं आ रही, पूरा लैंग्वेज ही बदल गई है। तो ये भी एक चैलेंज है। तो अगर बच्चे का मोटिवेशन इन लाइंस की तरफ है कि हमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर हमने कोई ऐसा प्रोफेशन चुनना है जिसमें हम वर्ल्ड वाइड पढ़ाई करना चाहते हैं, हम बाकी मतलब लोगों साइंस से बैकग्राउंड मिलके राय, एटलीस्ट है, तब तो डेफ़िनिटली तो फिर मतलब आपको साइंस इसमें में कुछ करना है। हाँ, तो क्या बच्चों को या पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए इन छोटी जगहों पे भी कि अगर ये बच्चे का ये डायरेक्शन उसने ली है, उसमें इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो कितनी जल्दी मीडियम शिफ्ट कर लेना चाहिए? नहीं, अगर देखिए, कहने का मतलब है कि शुरू से इंग्लिश मीडियम रखने में कोई बुराई तो है नहीं।
स्टेट बोर्ड की बनिस्बत अगर आप इंग्लिश मीडियम रखते हैं तो बच्चा अगर आर्ट्स भी पढ़ना चाहता है या कुछ भी पढ़ना चाहता है तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, क्योंकि उस मीडियम में भी आर्ट्स की पढ़ाई आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर साइंस बच्चा मान लीजिए इंटरेस्ट है, शुरू में आपको नहीं भी पता चला, तो शुरू में ही अगर आप मीडियम अगर इंग्लिश रखते हैं तो हर तरह से अच्छा है मेरे हिसाब से। सीबीएसई बोर्ड मेरे हिसाब से हर तरह से अच्छा है। अगर बच्चा साइंस वाला है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको जो डबल 2 लेवल पे जो फाइट करनी पड़ती है कि अपना प्रोफेशनल तो पढ़ना ही है, अब लैंग्वेज से भी फाइट किया जा रहा है ना। मेरे साथ कम से कम इतना था कि 10th के बाद मैंने मीडियम चेंज किया था, मैं सीबीएसई बोर्ड में आया था, तो वो 2 साल मैंने बहुत फाइट किया है। सोचिए मैंने इतना फाइट किया, मैंने 2 साल मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग था और मैंने पूरे 2 साल मैथमेटिक्स लगभग नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ वीकेंड पे पढ़ता था, सिर्फ वीकेंड पे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है 4-5-6 घंटे जो भी, और बाकी पूरे टाइम मैंने बायो पढ़ा। और उसके बावजूद बायो में मेरे 75% मार्क्स थे, 12 बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और मैथमेटिक्स में 88% मार्क्स थे। तो वो बहुत लंबा फाइट उस समय करना पड़ा, तो वो फाइट बाद में मेडिकल में मदद मिला मुझे क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि बच्चे में बहुत कैलिबर है पर लैंग्वेज उसको मुश्किल कर रही है, मतलब वो उसको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि बायोलॉजी या मेडिकल में टर्म्स बहुत होती हैं और हर टर्म को याद करना ही मुश्किल होता है। फिर अगर आप उसको 2 लैंग्वेजेस में याद कर रहे हैं और फिर आपने उसको किसी और वे में लर्न किया था और सडनली आपको एक अलग वर्ड याद करना पड़ रहा है, तो उसको डेफिनेटली मुश्किल होती है। तो इसमें मैं मैम ये भी है कि जो अच्छे रिसोर्सेस हैं, अच्छी किताबें हैं, वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। बहुत सारी अच्छी किताबें, स्पेशली मेडिकल में तो डेफिनेटली। मेडिकल में आपको हिंदी में कौन सी मेडिसिन की किताब आपको मिल जाएगी, या किसी रीजनल लैंग्वेज में कौन सी मेडिसिन की किताब, एनाटॉमी जो आप पढ़ते हैं कि कौन से रीजनल लैंग्वेज में आपको मिलेगी, है ना। फिजियोलॉजी पढ़ते हैं लोग, गैनन वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक होती है ना, तो वो कौन से रीजनल लैंग्वेज में मिलेगी। तो ये सोचना चाहिए, शुरू से कर दिया तो बेस्ट है, 6 से भी कर दिया तो सेकंड बेस्ट है, 10 से कर दिया थर्ड बेस्ट है, उसके बाद तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, मतलब ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, जबकि नीट का एग्जाम डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में होता है, पर ये मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं है। मतलब चाहे जिस भी रीजन से नीट का एग्जाम स्टेट लैंग्वेजेस में हो रहा हो, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली मेडिकल अगर आपको पढ़ना है ना तो अंग्रेजी में ही पढ़ना है। आप चाहे इंडियन हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे कुछ भी हो, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि जितनी अच्छी किताबें हैं, इतनी बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, तो फिर आपको इंग्लिश में ही उसको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। तो जब इंग्लिश में पढ़नी है तो फिर तो ये आप फिर तो बच्चे को एक तरह से कमजोर ही बनाना है ना। आप चाहे भोजपुरी में नीट का एग्जाम दे, चाहे गुजराती में जाए, चाहे बंगाली में दे, बाद में जब आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है तो क्यों नहीं अभी से ही बच्चे को मोटिवेट करे कि भैया आप इंग्लिश में अभी से पढ़ो, क्योंकि बाद में आपके लिए इजी होगा थोड़ा सा। बिकॉज आपने भी अपना मीडियम चेंज करा है, तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल। मैं आपको बताया, मुझे बहुत दिक्कत हुई और उसका जितना वर्क मैंने किया उतना आउटपुट भी मुझे नहीं मिला। मैं आपको मार्क्स मैं कंपेयर करके दिखाया हूं, मैं लिटरली मैं सिर्फ वीकेंड पे मैथमेटिक्स पढ़ा हूं, बिल्कुल ओनली वीकेंड, और बायो जो है डेली में पढ़ता था। तो लैंग्वेज बायो में थियोरेटिकल है ना, जो जैसे मेडिकल में भी सब कुछ थियोरेटिकल है, बहुत कुछ थियोरेटिकल है। मैथ्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज उनका लैंग्वेज ही नंबर है, लैंग्वेज ही नंबर है, ABCD XYZ। आप हिंदी में भी पढ़ते हो, अंग्रेजी में भी पढ़ते हो, 2-4-10 टर्म ऐसे हैं जो आपको थोड़े से अंग्रेजी में अलग है। और कोई अगर विजिटिंग फैकल्टी भी होगा सपोजिंग किसी और कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड इतनी छोटी हो गई है, आप इधर उधर के सर्जन्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश एक तरह से एक यूनिवर्सल सा लैंग्वेज बन गया है टू कम्युनिकेट। अगर कुछ भी कोर्सेज करना चाहते हैं, अभी मैं साइकोथेरेपी के लिए, CBT के लिए मैं कोर्स किया, मैं उनको तो नहीं बोलूंगा मुझे हिंदी में पढ़ाई है, आई कैन नॉट से। रिसोर्सेज आपके जिस लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, है ना, उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। अगर सुविधा नहीं है कहीं पर भी तो 10th के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो मूव कर सकता है और कहीं दूसरी सिटीज में भी रह के पढ़ सकता है, डेफिनेटली, मेरा ओपिनियन है। आजकल आप टेलीमेंटिस के द्वारा देश भर में कनेक्टेड हैं और घर बैठे भी मेडिकल रिलेटेड एडवाइस दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट्स आगे चलकर अपने रीजन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको भी एक नेशन वाइड एक्सपोजर मिलता है,
है, अलग-अलग जी, टाइप के पेशेंट्स मिलते हैं। जी। सो टेल अस समथिंग अबाउट टेलीमेंटिस। हम टेलीमेंटिस की शुरुआत तो एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐप्स इंडिया में थे पहले से टेलीमेडिसिन के लिए, बट चूंकि इंडिया में टेलीमेडिसिन की कोई गाइडलाइन नहीं थी, ओके। तो हम लोगों ने पिछले मतलब 2019 के नवंबर में ही थोड़ा सा हम लोगों ने उसके बारे में वर्क करना शुरू किया था। ओके। उसके बाद से क्या हुआ, फिर मैंने देखा सब कुछ पढ़ने समझने के बाद लगा कि गाइडलाइन नहीं है, और जो बाहर की गाइडलाइन है ना वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा। वो यहाँ फॉलो करना पेशेंट एंड पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम्म। तो फिर हम लोग क्या करें, तो मैं निमहांस में उस समय कोर्स कर रहा था, है ना। तो मैंने वहां से सजेशन लिया, कुछ और सीनियर सजेशन लिया, तो मुझे मिला आइडिया कि शायद गाइडलाइन आने वाली है थोड़े समय में। मुझे इनपुट मिला, है ना, कुछ टीचर्स से। तो मैंने थोड़ा समय वेट किया, फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, और उसी समय टेलीमेडिसिन गाइडलाइन आई 25 मार्च के आसपास 2020 में। ओके। तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं ना, तो एक्शन लेने में आसानी होती। उसके बावजूद थोड़ा सा मैंने समय लिया, और उसको बढ़िया से डेवलप करने के लिए थोड़ा सा समय लिया, करीब 1 महीने का, और 21 अप्रैल 2020 को हम लोगों ने टेलमेंटिस.com करके लॉन्च किया। तो टेलीमेडिसिन का उसके फ्यूचर क्या दिखता है आपको इंडिया में? मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत बढ़िया है। देखिए मैम, मेडिकल फील्ड में दो तरह की चीजें हैं। एक जिसे जिसे आप टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन में कर सकते हो, दूसरा है कि नहीं कर सकते, जो चीजें नहीं कर सकते हो। और मतलब इन टोटल मेडिकल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों को, कि आपको मेडिकल में आने के बाद क्या करना है, ये नहीं भी पता हो तो चल जाएगा। किस मेडिसिन को किस बीमारी में देनी है, अगर बाई चांस ये ना पता हो तो भी चल जाएगा। ये जरूर पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। हाँ। लिमिटेशन जरूर पता होनी चाहिए आपको, हम्म। किस मेडिसिन को कहाँ नहीं देनी है, या आपकी लिमिटेशन कितनी है। तो अगर आपको टेलीमेडिसिन की लिमिटेशन पता है, और अगर आप गाइडलाइन के हिसाब से जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो फिजिशियन रिलेटेड हैं, सर्जिकल फील्ड नहीं, है ना, सर्जिकल फील्ड इमरजेंसी आप नहीं कर हाँ। सकते। इमरजेंसी करने में एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस एंड पे होना चाहिए। तो लिमिटेशन अगर आप समझते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से बहुत डेवलप करने वाला है। जैसे कि मैं बेतिया में बैठा हूँ, तो बेतिया के आसपास 40-50 किलोमीटर में बहुत सारे गांव हैं, है ना, जहाँ से डेली आने जाने की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टर चंदन, यहाँ टेलीमेडिसिन में क्या चैलेंजेस हैं अगर हम स्मॉल टाउन से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं तो? हम एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, है ना, टेलीमेडिसिन का अवेयरनेस नहीं है ना। और थोड़ा सा एवर्सन है ना, कि अगर आप जैसे मेरी क्लिनिक रही थी, तो वो पूछेंगे डॉक्टर साहब हम फोन से आपसे बात करना चाहेंगे, तो आप ट्रीटमेंट बता देंगे, है ना। और अगर आप टेलीमेडिसिन के थ्रू बोलोगे कि नहीं टेलीमेडिसिन अभी चल रहा है, तो उसमें हम बोलेंगे नहीं सर हम आपको पर्सनली दिखाना चाहते हैं। तो पब्लिक परसेप्शन थोड़ा सा अलग है, और उतनी अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात है कि टेक्निकल चैलेंजेस भी बहुत या है ना। जैसे मैं जहाँ हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता आपको मोस्टली, तो मतलब कनेक्टिविटी इश्यूज उस भी हैं। हिसाब से एडजस्टमेंट, कनेक्टिविटी मैंने सारी कंपनियों के सिम ले रखे हैं, है ना। और उसके बावजूद कभी कभी नेटवर्क किसी का नहीं मिलता। तो हाँ। कभी कभी ये दिक्कत भी आती है ना। पेशेंट इन पे मतलब कोई दिल्ली से पेशेंट है, अभी देखिए कश्मीर से पेशेंट है, चेन्नई से पेशेंट है, तो उन्हें ये पता नहीं होगा ना कि छोटे शहर में ऐसा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज मतलब भी आ सकता है। हाँ, टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। हाँ। So Dr. Chandan, you have a YouTube channel also called The हम्म, Indian Doctor, जी मैम। and you are also guiding PG students. जी, So that means you love teaching also. डेफिनेटली। तो आप काफी कुछ कर रहे हो। जी जी तो इतना सब करने के लिए इस फील्ड में बहुत पैशनेट होना पड़ता है, जी जी राइट? जी So जी। what keeps you going? हम एक तो मतलब मेरा मानना है कि आप वही काम कर सकते हो जिसे आप जेन्युइनली लव करते हो, है ना। जैसे अगर मैं पेशेंट देखना बहुत पसंद करता हूँ, टीचिंग बहुत पसंद करता हूँ, तो इवन मैं बहुत बीमार भी हूँ, मान लीजिए कोई मेरी तबीयत बहुत खराब भी है, तो भी मैं बैठ के पेशेंट देख सकता हूँ, नॉट एन इश्यू। तो आपकी मैंने, कोई आपने कुछ बुक्स भी लिखी है कुछ? हाँ Have मैम, you? मैं थोड़ा लिखता भी हूँ। तो भोजपुरी में भी मेरी एक बुक है अनेरिया करके, भोजपुरी में अभी अमेजन पे है, अमेजन किंडल पे उपलब्ध है। अच्छा। और हिंदी में भी मैंने लिखा है, तो हिंदी में भी रावण का घोषणा पत्र करके एक हिंदी कविता संग्रह है। और एक अच्छा। लघु कथाओं का एक संग्रह है, मुश्ताक का बकरा करके। थोड़ा बहुत मैं लिखता हूँ, अपने स्कूल टाइम से ही पहले से लिखता हूँ, मतलब तीसरी चौथी क्लास से मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मतलब स्कूल आप में अपनी भी जो, हॉबीज को भी परसू कर रहे हैं।
हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली। हॉबीज को परस्यू करना तो डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई मैम थिंक इससे इसमें आपको जितना आप सफरिंग और जितना आप सब देखते हैं अपने अराउंड, तो इट गिव्स यू अ ब्रेक एंड इट सॉर्ट ऑफ मैम हेल्प्स सिर्फ यू इन सिर्फ योर मेंटल हेल्थ, टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। मैम सिर्फ ब्रेक ही नहीं, एक कभी कभी ये आपको ब्रेक होने से बचा भी लेता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे हैं ना, वो कई बार पढ़ने के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। तो जीना, आप कुछ भी कर रहे हो, जीना नहीं भूलना चाहिए एटलीस्ट, है ना। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में अभी नया नया फर्स्ट ईयर में गया था, और ओके। फर्स्ट ईयर बहुत टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि आप अभी नए नए गए रहते हो, आप एडजस्ट नहीं किए रहते। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अब उन्हें डेड बॉडी, जो कैडेवर जिसको बोलते हैं, उसे हर दिन 3-4 घंटे उनको उसको काटना पड़ता है ना। तो एक उसका फियर अलग होता है। फिर माहौल में एडजस्ट करना है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी एडजस्ट करना है। उसमें मेरी तबीयत थोड़ा सा, हेल्थ इशू उस समय था मेरे साथ। ओके। तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, और मेरे मार्क्स बड़े बुरे आए थे। बहुत बहुत हमारे यहाँ जो बीएचयू था, वहाँ हर हफ्ते समझिए एग्जामिनेशन शुरू में। बाद में तो आदत पड़ गई कि अच्छा रोज ही एग्जामिनेशन होना है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले एडजस्ट नहीं हुए थे, तो हर हफ्ते एग्जामिनेशन होने हैं। महीने में फिर अलग से सब स्टेज स्टेज करके अलग बड़े बड़े एग्जामिनेशन भी होंगे, है ना। तो उसमें मेरे मार्क्स खराब आ गए थे। सो आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, है ना। उस समय क्या हुआ, हमारे मेडिकल स्कूल फेस्ट होता है, एलिक्जर बोलते हैं, है ना। अच्छा। और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में ऑलरेडी अच्छा था, एलेक्जेंडर में मैंने पार्टिसिपेट किया, और करीब 11 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के इवेंट हुए थे, जिसमें से 9 में मैंने प्राइज जीत ली उसमें। यूजुअली फर्स्ट प्राइज, किसी किसी में सेकेंड, बाकी सब में फर्स्ट का। जब प्राइज सेरेमनी उसके लिए हुआ था, एनुअल डे जब हुआ था, तो उस समय लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, और उस समय जो मेंटल बूस्टअप मिला उस एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट की वजह से, जिसने बाद में सरवाइव करने में बहुत मदद की। दिस इज अ वेरी नहीं तो नाइस आप थिंग यू टोल्ड किसी, मी, बिकॉज हाँ, काफी किसी, मेडिकल जो कॉलेज में बच्चे पहुंचते हैं, उनके फर्स्ट 2 इयर्स में बहुत मेंटल इश्यूज होते हैं, जी जी काफी डेफिनेटली, डिप्रेशन में कई चले जाते हैं, जी 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 कई अपने हॉस्टल लाइफ से एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि घर से दूर नहीं रहे होते। तो ये सब चीजें, बहुत सारे छोटे इश्यूज छोटे हैं, चीजें, और हाँ, पढ़ाई भी बहुत टफ होती पढ़ाई है, भी बहुत टफ होती बहुत है। टफ होती है। मेरा मैसेज ये है कि हॉबीज मत छोड़िए, और अगर हॉबी नहीं है तो एक डेवलप कीजिए। बिल्कुल। एटलीस्ट एक हाँ, एक दो कोई क्रिएटिव हॉबी डेवलप कीजिए, वो आपको कभी ना कभी हाँ, सरवाइव करने में मदद करेगा लाइफ बिल्कुल। में। या फिर अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो थोड़ा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स भी में इंटरेस्टेड रहिए, कोई हाँ। बात नहीं, कोई भी एक हॉबी, है ना, जरूर कुछ होनी भी, चाहिए। है ना, पढ़ाई के अलावा कुछ कीजिए। स्पोर्ट्स में रहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में रहिए, सिंगिंग में रहिए, कुछ में भी रहिए, सोशल वर्क में रहिए, कोई बात नहीं है। कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, डेफिनेटली। डॉक्टर चंदन, इट वाज सो वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। मैं आपको बहुत सालों बाद कांटेक्ट में आई हूँ, और मुझे उतनी खुशी मैं हो रही है और बहुत उतना ही लोगों में प्राइड हो देख रहा रहा है हूँ। जितना मेरे को शुरू में मिलकर हुआ था, जी मैम। है ना, जब मैं जी आपको एज जब आप स्टूडेंट थे और मैं मिली थी। जी मैम। तो जी आई एम सो हैप्पी कि आप सोसाइटी के लिए और स्पेशली अपने होम टाउन के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जी और बच्चों को आपने इतनी अच्छी सजेशंस दी, एंड जी बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ as जी your major field, यस so it is a kind of a professional advice to them यस also. डेफिनेटली। Thank you so much for this थैंक यू मैम। talk. थैंक यू All मैम, the आपसे बात best. करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। All the best.